रिकॉर्ड कीजिए सेशन। हाँ, रोहन मैं आपको देता हूँ ये, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं होस्ट आपको वो करता हूँ। ठीक है। हाँ। ओके, शुरू करते हैं। हम्म। परमिशन नहीं है अभी तक। रोल से मैं शेयर कर सकता हूँ अभी फिलहाल। हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। हाँ, रोहन यस। शायद रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। हो रहा है हाँ सर हाँ रिकॉर्ड। हाँ जी। ठीक। ओके, नमस्ते सभी को। मेरे जितने भी साथी नमस्ते है, सर। हमारी टीम लीडर जयश्री ताई और मेरे सारे साथी, और स्पेशली आप सब लोग वॉलंटियर्स जो बिल्कुल एकदम बड़ी संख्या में यहाँ पे आज उपस्थित हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे लगता है आज का सेशन आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आज हम बहुत पूरे भारत की सैर करने वाले हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। तो सब लोग तैयार है मेरे साथ सैर पे आने के लिए? जी। अरे वाह, जी सर। वाह वाह, वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। अच्छा, यस जी। शुरू करने से पहले सैर हमारी हमारी जो ट्रिप है वो शुरू करने से पहले एक बार, पिछली बार हमने जो बात की थी जलवायु के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर सूरज की रोशनी भली पृथ्वी पे हर 24 घंटे के बाद हर एक व्यक्ति के लिए एक सुबह होती है, हर 12 घंटे के बाद उस व्यक्ति के लिए एक रात होती है। लेकिन फिर भी सभी पृथ्वी पे सभी लोगों के लिए पूरब से सूरज उगता है, पश्चिम पे सूर्यास्त होता है। लेकिन फिर भी कुछ जगह पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, और कुछ जगह पे थोड़ी कम, और कुछ जगह पे बहुत कम। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी के मोटे तौर पे 3 जलवायु क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। तो अब मैं इससे पहले रोहन सर जो है हमारे साथी, उन्होंने जो पीपीटी बनाई है उसको शेयर करता हूं। अब देखिए, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। आज के सेशन के बारे में जैसे हमारे गौरव सर ने बताया, आज के सेशन का नाम है जलवायु और मौसम के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो स्पेशली हम भारत के जलवायु और मौसम की बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के जलवायु और मौसम और हवामान और ऋतुओं की बात करना, ये एक 40 मिनट की तो बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। तो हम लोगों ने जो मोटे तौर पे पिछले सेशन में जो सीखा था, उसको एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। अभी कोई हिंट बिना देते हुए, मैं आप में से कोई भी वॉलेंटियर, पिछली बार हमने 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात की थी। जो भी जैसा जैसा आप में से किसी को याद आ रहा है तो प्लीज बताइए, पिछले सेशन में हमने क्या सीखा, या उसमें से अभी आपको क्या याद आ रहा है? सर जलवायु के बारे में पढ़े थे, अक्षांश रेखा के बारे में। अरे वाह, जलवायु के बारे में और अक्षांश के बारे में। जी सर। और क्या उसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताएंगे कि जलवायु के बारे में पढ़ा था, मतलब क्या पढ़ा था? सर अक्षांश रेखा के बारे में पृथ्वी के हाँ जो क्या बोलते हैं हम रेखाएं के बारे में हम लोग पढ़े थे, हाँ, जिसमें से उसका नाम है, सबसे बीच वाला का नाम है भूमध्य रेखा। बराबर। विषुवत रेखा। हाँ, वही भूमध्य रेखा, मतलब भू का जी मध्य मतलब विषुवृत्त रेखा। जी। जी सर। और उससे ऊपर कर्क रेखा है, वेरी गुड। और उसके ऊपर है आर्कटिक आर्कटिक रेखा। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। और आपका नीचे कैमरा रेखा चालू कर सकते हो क्या? मकर। जी सर। पिंकी जी, आपके दर्शन करा दीजिए। जी जी जी। पुराना कबाड़ा मेरे मोबाइल का मोबाइल फेंक रही है। एक मिनट।
एक मिनट, क्या देखना है मोबाइल का कवर इसमें पुराना है, इसमें? इसमें जो बंद है तेरी में नीचे। अच्छा, विषुववृत्त रेखा के नीचे वाली जो रेखा है वो कौन सी है? विषुववृत्त मकर रेखा सर। वेरी गुड। और उसके नीचे? उसके नीचे आर्क क्या था यार? अंटा वेरी गुड, आपने हाँ लगभग सॉरी सर, सब। अंटार्कटिक। नहीं, सॉरी सॉरी की तो बात ही नहीं है, आपने सारा बिल्कुल याद दिला दिया। चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। ये देखिए, पिंकी जी ने जो भी कहा। पिंकी, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, क्या करते हो? जी सर, अभी मैं बीए फाइनल में हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ओके, सर तो जैसा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बाकी लोग माइक को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। तो हमने देखा था कि जो सबसे पृथ्वी का गोल है, उसके बीच में से जो सबसे बड़ा वृत्त जाता है, अगर पृथ्वी को हमने बीच में से कट किया तो उसे कहते हैं विषुववृत्त या फिर भूमध्य रेखा। वहां से हम उत्तर की दिशा में नापना शुरू करते हैं डिग्रीज में, और वहीं से नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ भी नापना शुरू करते हैं। तो विषुववृत्त रेखा से अगर सीधा हम लोग उत्तर दिशा में जाते हैं, तो विषुववृत्त रेखा अगर 0 डिग्रीज है, तो बराबर ऊपर उत्तर की तरफ जाते जाते 1 2 3 4 ऐसे करके 90 डिग्री के ऊपर उत्तर ध्रुव आएगा, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं उत्तर दिशा में। वैसे विषुववृत्त रेखा 0 डिग्रीज है। वहां से दक्षिण की दिशा में जब हम जाते हैं 1 2 3 4 करते करते 90 डिग्री दक्षिण तक, तो उस बिंदु को या उस जगह को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक। दूसरा, मैं थोड़ा सा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी आप सबको ये याद होगा, और चित्र देख के तो एकदम फट से ध्यान में आया होगा। तो विषुववृत्त रेखा की वजह से पृथ्वी के ये एक्चुअली नहीं होते, जैसे मैंने पिछली बार वो कांदा काटा था, वैसे तो पृथ्वी को कोई नहीं काट सकता। ये हम उसकी नाप लेने के लिए, उसका माप, उसका मेजरमेंट करने के लिए, उस किसी भी जगह की निश्चिति करने के लिए, स्थान निश्चिति कहते हैं, वो करने के लिए हम लोग इस तरह की चौखट आंकते हैं। तो चौकोन अगर करने हैं तो हमें कुछ आड़ी रेखाएं काटनी होगी, कुछ खड़ी रेखाएं काटनी होगी। जो आड़ी रेखाएं हैं इन सबको हम अक्षांश कहते हैं। तो विषुववृत्त है 0 डिग्री अक्षांश, फिर उत्तर की दिशा में 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा, कर्क रेखा जो मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश कहते हैं उसे। फिर और उत्तर की तरफ आप जाते हो तो 66.5 डिग्री पे है आर्कटिक रेखा। बिल्कुल याद करके बताया, उसके लिए पिंकी जी को तालियां। अभी मेरा स्क्रीन चालू है, मैं लास्ट में आपके लिए ताली बजा दूंगा। तो ये जो है विषुववृत्त रेखा के ऊपरी जो अर्धगोल है, आधा गोला, जिसे शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में गोलार्ध कहते हैं, अर्धगोल। तो उत्तर दिशा की तरफ वाला इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये दक्षिण की तरफ का है इसलिए नीचे वाले अर्धगोले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुववृत्त रेखा के दक्षिण में है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, और ये है अंटार्कटिक रेखा। अभी ये जो 5 महत्वपूर्ण अक्षांश है, ये 5 महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम अगले चित्र में देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो ये नीचे वाला जो चित्र है उसको देखिए, पृथ्वी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक अ जगह लिखी है, दूसरी ब और तीसरी क, ABC या अ ब क। अभी सामने से आपको दिख रहा है कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरण पड़ रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि पृथ्वी इतनी आकार में इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी है कि आप एक दिन में जाके क के पूरे स्थान को एक बार चक्कर मार के आ गए, या ब आपके पास एरोप्लेन हो, कुछ कुछ भी हो, इतना बड़ा एरिया है वो कि हम उसे खुद जाके वहां पे नहीं देख सकते। इसलिए फिर ये बाहर से, पृथ्वी के बाहर से निकाला गया चित्र है कि समझो आप अंतरिक्ष में हो, तो अंतरिक्ष से कैसे दिखेगा, दिन के समय सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अब ये इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले ऊपर वाला चित्र देखिए। कल पिछली बार मेरे हाथ में एक ग्लोब था, एक मॉडल था पृथ्वी का, और हाथ में टॉर्च था। जब ये जो पर्दा है, जिस पर्दे के ऊपर ये रोशनी पड़ रही है, टॉर्च को तो बिल्कुल सीधा रखा है, मतलब आड़ा रखा है, और उसके 90 डिग्री में है ये पर्दा। जब ये पर्दा एकदम सीधा है, मतलब दोनों का जो कोण है, प्रकाश आने वाले प्रकाश किरण का, ये लाइन और ये पर्दे की लाइन, ये अगर जब समकोण में है, बराबर 90 डिग्री में है, तो आप देखोगे कि प्रकाश के जो ये जगह है ये ऐसी है,
समझो एक गोल है, आपने कभी घर में शाम को कभी बिजली चली गई होगी तो मजा आता है ऐसे टॉर्च चला के दीवार पे मारना, अपने दोस्तों के भाई बहनों के ऊपर चमकाना उसको। तो ऐसा जब खेल खेला होगा तो आपने देखा होगा कि दीवार के बिल्कुल सामने जब आप उसके ऊपर मारते हो तो एक सर्कल जैसा बन जाता है। लेकिन कभी एक आइडिया करके देखना कि उस दीवार को या उस बोर्ड को या फिर जो भी पर्दा है उसको आप ऐसा करो, टेढ़ा करो और फिर उसके ऊपर मारो, तो आप देखोगे कि प्रकाश है तो उतना ही, टॉर्च में से प्रकाश तो कम नहीं हो रहा है, प्रकाश की किरणें तो उतनी ही है, लेकिन जब पर्दे का कोण बदल जाता है, निम्न कोण हो जाता है, तो प्रकाश का जो जगह है, मतलब वही प्रकाश ज्यादा जगह में जगह पे पड़ता है, इसलिए वो बट जाता है, डिवाइड होता है। ठीक है, ये अगर लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो आप देखो कि ये सूर्य का किरण, ये सूर्य के किरण आ रहे हैं, बिल्कुल समांतर आ रहे हैं, सूर्य किरण एक दूसरे से समांतर है। लेकिन ये जो अ वाली जगह है, ये अ वाली जगह के जो मतलब पृथ्वी की किसी भी जमीन के ऊपर समझो सूर्य की किरण पड़ रही है तो वो सूर्य के लिए एक जैसा पर्दा हो गया। तो ये पर्दा बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब यह है कि इस जगह पे सूर्य की किरणें जो है वो समकोण में आके डायरेक्ट ऐसे टकराती है। मतलब ये ऊपर वाला जो पहला चित्र है, तो उतने ही सूर्य किरण कम जगह में, मतलब कम जगह पे ज्यादा सूर्य किरण, ज्यादा प्रकाश, ज्यादा ऊर्जा। इसका मतलब वहां पे गर्मी कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, जहां पे सूर्य किरण सीधी गिरती है। ज्यादा होगी। यस, वेरी गुड, ज्यादा होगी, शाबाश। तो अब जैसे जैसे क्योंकि पृथ्वी गोल है हमारी, यहाँ पे तो एकदम फ्लैट वाला पर्दा था, इसलिए उसको टेढ़ा करना पड़ा। पृथ्वी तो वैसे भी गोल है, जैसे जैसे आप उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में जाते हो उसकी गोलाई बढ़ रही है। गोलाई बढ़ रही है मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्दा ऐसा है तो अभी ऐसा हो गया थोड़ा टेढ़ा। तो ब जगह पे सूर्य की किरण जो है आते उतने ही रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा एरिया में बट रहे हैं, और पर्दा एकदम क जगह पे एकदम ऐसा टेढ़ा हो गया, तो वहां पे तो उतने ही सूर्य किरण बहुत ज्यादा एरिया में फैल गए, डिवाइड हो गए। तो मुझे ये बताइए कि अस्थान पे सबसे ज्यादा इस वक्त, जिस वक्त अभी ये फोटो हमने निकाला, वो फोटो नहीं, ये चित्र है, लेकिन आप मान के चलो समझो ये फोटो है, तो जिस वक्त हमने ये फोटो निकाला तब अस्थान पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी या क स्थान पे? कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी? और स्थान पे। सबसे ज्यादा। और सबसे ठंडा कहाँ पे होगा दिन के समय में क भी? स्थान पे। हाँ, क के स्थान पर। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब देखो, जो पहले जो बात की गई वही चित्र है, थोड़ा बारीकी से देखिए, क्योंकि अभी पृथ्वी को देख लिया बाहर से, सूरज किरणें भी देख ली कैसे गिरती है, देख लिया। अभी थोड़ा और बारीकी से देखो। अभी ये जो लगभग ये जो है 23.5 मतलब 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये जो पूरा एरिया है ये लगभग थोड़ा सा प्लेन है। मतलब दिखने में तो गोल है क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके हिसाब से ये गोलाई तो बहुत ज्यादा गोल है। देखने जाए तो हम मीलों तक देखते तो जमीन हमें सीधी प्लेन ही दिखती है। तो इस जगह पे साल के 365 दिन ईशवृत्त रेखा के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री तक एवरेज लगभग जो गर्मी या सूरज की किरणें हैं या प्रकाश किरण है और सौर्य ऊर्जा है, वो औसतन सबसे ज्यादा पड़ती है इस एरिया पे। अभी यहाँ पे पड़ रही है तो 24 घंटे में ये पृथ्वी गोल घूमेगी, तो इस पूरे एरिया पे औसतन हर रोज साल के 365 दिन दूसरे एरिया से यहाँ पे सूरज किरण ज्यादा पड़ती है, ज्यादा मात्रा में पड़ती है। इसलिए यहाँ का जो मौसम है वो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, जो पिछले चित्र में हमने अस्थान देखा था, अ के आसपास वाला स्थान, वैसे ही 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, मतलब ये बीच वाला ये, और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण, ये जो स्थान है मतलब उष्ण कटिबंध से नीचे शीत कटिबंध के बीच वाला, वो समशीत उष्ण है। शीत है, उष्ण भी है, सम,
मतलब थोड़ा गर्म भी है, थोड़ा ठंड भी। वहां पे अच्छी खासी धूप भी पड़ेगी, अच्छी खासी ठंड भी पड़ेगी, दोनों का मध्यम माध्यम। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, वैसा ही 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच वाला जो इलाका है वो मोटे तौर पे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेके ध्रुवों तक, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे कहते हैं शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध के बारे में हमने देखा कि साल के बहुत ज्यादा दिनों तक यहाँ पे बहुत ही ठंडी और अंधेरी, क्योंकि प्रकाश ही कम पड़ता है, तो ऐसी सर्द मतलब बहुत ज्यादा सर्दियां होती है, इतनी ज्यादा कि बर्फ, आपको पता है कि 4 डिग्री से 0 डिग्री तक बन जाती है, पानी की बर्फ होती है। तो 0 से भी नीचे 50, 55, 60 डिग्री तक भी यहाँ का टेम्परेचर, तापमान माइनस में चला जाता है। तो ऐसा ही ये शीत कटिबंध। अभी इससे आगे वाली स्लाइड पे जाएंगे। हमने सॉरी पूरी दुनिया को तो एक मोटे तौर पे थोड़ा सा एक देख लिया ऊपर ऊपर से। अब हम थोड़ा जूम करेंगे। आप कोई चित्र देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि कैमरा में कोई अगर चीज देखनी है स्पेशल तो हम जूम करते हैं। वैसे अगर हम भारत के ऊपर जूम करेंगे तो भारत में से एक लाइन जाती हुई दिख रही है, इसको ध्यान में रखिए। ये भारत है ना, इधर ये श्रीलंका है और ये है विषुववृत्त रेखा। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप में से कौन बताएगा कि भारत विषुववृत्त रेखा के आसपास है या विषुववृत्त रेखा से कौन सी दिशा में है? कौन बताएगा? देखते देखते 50 पार्टिसिपेंट हो गए। वेरी गुड। भारत विषुववृत्त रेखा से कौन सी दिशा में है? जल्दी जल्दी, कोई भी। सर लोग थोड़ा हेल्प करो। उत्तर दिशा में है सर। वेरी गुड। तो माइक चालू करने के लिए और बंद करने के लिए इतने जल्दी मत करो, और चालू करने के लिए इतना लेट भी मत करो। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वेरी गुड। उत्तर दिशा में। देखिए दूसरी स्लाइड में मैंने बताया था कि ये है पृथ्वी के बराबर 2 गोलार्ध में बांटने वाली रेखा विषुववृत्त रेखा। उसके ऊपर उत्तर दिशा में जो भी है वो सारे उत्तरी गोलार्ध में है, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि विषुववृत्त रेखा से हम उत्तर दिशा में है। अब जूम करके डायरेक्ट जाते हैं इस जगह पे। ये देखो हम आ गए। ये क्या है? 2-4 लोग जरा आवाज, मतलब माइक चालू रखिए, क्योंकि आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो इतनी गर्मी है कि मुझे ये पहनना पड़ेगा अभी। जी सर, सुन रहे हैं सभी लोग। सुन रहे हैं ना? ओके। हाँ जी जी। ये और ये सब क्या है? आपको क्या लगता है मित्रों? ये क्यों ये होगा मेरे हाथ में अभी? अच्छा, और गर्मी है इसलिए। हाँ गर्मी है। आपके यहाँ पे अभी कैसा मौसम है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। हाँ, तो आपके यहाँ पे कैसा टेम्परेचर अभी कितना होगा? ठंड है या गर्मी है अभी इस वक्त? सर नॉर्मल है। तो रायगढ़ में नॉर्मल मतलब बहुत गर्मी नहीं है, बहुत कड़ी धूप नहीं है बाहर। 36 डिग्री सेल्सियस तक है सर तापमान यहाँ का। बाप रे 36 को नॉर्मल है तो फिर बहुत ज्यादा है। हाँ, इससे भी बहुत ज्यादा होता है सर। ना? हाँ ज्यादा है। जी जी जी। तो लगभग वैसी हालत यहाँ पे भाई।
मेरी भी 36-38 डिग्री है यहाँ पे। तो पूछने का मतलब ये है कि अब देखिए, अब थोड़ा सा ये भारत देश के विभिन्न शहरों या राज्यों में जलवायु और मौसम, जो मेरा सवाल था। अब सबसे पहले तो आप कौन सी जगह पे हो ये बताओ। ये क्या है? मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है, ये कौन सा राज्य है? सर हमारा छत्तीसगढ़। अच्छा, आपका छत्तीसगढ़ और हमारा? सर आपका भी छत्तीसगढ़ ही है। हमारा छत्तीसगढ़ भी है और महाराष्ट्र भी है और पंजाब भी है, गुजरात भी है, सब हमारा है। कहने का मतलब आप जहाँ पे हो अभी छत्तीसगढ़ पे हो, बराबर, यहाँ पे हो। और उसके साइड में ऊपर ये कौन सा है? झारखंड। झारखंड। और झारखंड के साइड में इधर जहाँ पे डार्क येलो कलर दिख रहा है, ये कौन सा है ऐसा बारीक वाला? वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल। और उसके नीचे छत्तीसगढ़ से सटा हुआ राज्य और वेस्ट बंगाल से नीचे ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा। ओके, वेरी गुड। अभी ओडिशा राज्य का जो मतलब ओवरऑल एक मोटे मोटे तौर पे जो रंग है वो है डार्क पीले रंग का, और आपका जो रंग है ये एवरेज है, ये सरासरी है, ये एवरेज है कि ये जो रंग है ये फ्रेश कलर है, फ्रेश येलो। अच्छा, इधर इधर कुछ दिख रहा है, बहुत डार्क लाल रंग दिख रहा है, ये कौन सा राज्य है? आधा राज्य पूरा लाल है और आधा थोड़ा सा बच्चा है ये। राजस्थान। ओके, तो आधा राजस्थान एकदम लाल रंग का है। और ये कौन सा राज्य है? कर्सर दिख रहा है क्या ये? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। मध्य महाराष्ट्र भी लाल रंग में दिखाया गया है। और ये आधा गुजरात जो है ये भी महाराष्ट्र इसमें ही है। तो ये तो आपने देख लिया। अभी मुझे बताइए और एक निरीक्षण, एक ऑब्जर्वेशन, दो कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन। भारत के उत्तर दिशा में जो भी राज्य है ये कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। ये नीचे वाला? यस यस, जल्दी जल्दी। उत्तराखंड। नो, जो मतलब ऐसा राज्य है जिसका नाम है बर्फ से। बर्फ को संस्कृत में जो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। यस, हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, ये इधर सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे जो राज्य है इनका रंग लाल नहीं है, इनका रंग नीला है। इसका निरीक्षण, ये रंग देख के रखो, फिर बाद में एक साथ बताना। और यहाँ से सागर, अरब सागर शुरू होता है गुजरात के इस तट से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटका ही है ना ये? हाँ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक बंगाल का उपसागर है। नीचे दक्षिण है हिंद महासागर। तो जो राज्य समुद्री तट से सटे हुए हैं उसका रंग अलग है, मतलब समुद्र तट का साथ वाला जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे आप तट से अंदर जाते हो, जमीन की तरफ जाते हो, वहां पे कलर येलो हो गया है, मतलब फ्रेश येलो। और बीच में एक जगह ऐसी है जो भारत का पश्चिम साइड है, वहां पे पूरा लाल लाल रंग है। अब ये पूरे जो निरीक्षण किए हमने, 4 रंग देखे, अभी इसमें बताओ कि इसका क्या मतलब है। मुझे एक एक वाक्य में कौन बताएगा? पहले लाल रंग का मीनिंग बताओ। गलती हो गई तो चलेगा, लेकिन आप बोलो। दीमक। एंड ड्राई। हाँ, वो तो पढ़ लिया। मतलब क्या? लाल वाला बहुत गर्म। वेरी गुड, लाल वाला बहुत गर्म और सूखा। नीला वाला वेरी गुड। ठंडा। कौन सा वाला? नीला वाला ठंडा। हाँ, वेरी गुड। और हल्का पीला। और समंदर किनारे वाले? हाँ,
समंदर किनारे वाले, गर्मी। गर्मी। और समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को पसीना आता होगा या नहीं आता होगा ज्यादा गर्मी के दिनों में? आता है। ठीक है, ओके। अभी ये सब जो पहले हमने चित्र देखा, अभी हम एक्चुअली वहां पे जाके आएंगे। सबसे पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक बिंदु मार्क किया हुआ है। ये छोटा सा जो राज्य है, कौन सा राज्य है, कौन बताएगा? केरला। केरला, केरल, केरल। अरे केरला, ये केरला है। और ये मध्य प्रदेश। वेरी गुड, मध्य प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, ओके। तो ये केरला और केरल के बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हर एक शब्द का अपना अपना उस भाषा में एक महत्व होता है और उसका अर्थ होता है, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या, मतलब इंग्लिश भाषा ने क्या किया कि जो जो शब्द उनको बोलना, मुंह से उच्चार करना नहीं आता था, उनको उन्होंने आसान कर दिया। तो अब हम जाते हैं, फिर आपको एक एक मैं बात बताऊंगा। ये ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश, वो जो मार्किंग किया है वो कौन से शहर का है? शिमला, हिमाचल की राजधानी। तो ये जो बीच वाला शहर, अगर वो राजधानी होगी तो कौन सा शहर होगा मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल सर। भोपाल। भोपाल। देखते हैं। अरे वाह, भोपाल ही है, सही है। और फिर केरला की राजधानी होगी तो? तिरुवनंतपुरम। वेरी गुड, तिरुवनंतपुरम। तो वो एक कैसी पुरम मतलब शहर, जैसे रामपुर, सीतापुर, उस टाइप का पुरम वो संस्कृत में कहते हैं। तिरुवनंत मतलब शायद किसी भगवान की रहने की जगह। लेकिन अभी उन लोगों को तिरुवनंतपुरम इतना लंबा शब्द नहीं आता था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट में उसको लिख दिया त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन तिरुवनंतपुरम का उनकी भाषा में मीनिंग है, इसलिए शब्दों को भी ध्यान से हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये देखिए तिरुवनंतपुरम। अभी ये तो आपने बढ़िया सब जान लिया। हमने देखा कि एक शहर सबसे उत्तर में है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश है ठंडा, एक है सेंटर में और एक है इधर दक्षिण में। तिरुवनंतपुरम जो है उसके आजू बाजू क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था आपको भारत की सैर कराऊंगा, तो अभी हम तिरुवनंतपुरम चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक सवाल है, ध्यान से सुनिए सब लोग। अगर आपको सैर के लिए चलना है तो ध्यान से सुनिए। शिमला में, भोपाल में और तिरुवनंतपुरम में आज ऐसा मान लीजिए कि आज 10 जून है। कितना? 10 जून तारीख है और दोपहर के 12:30 बजे है। तीनों जगह पे, भारत में तीनों जगह पे एक ही दिन है 10 जून, एक ही टाइम है 12:30 बजे। और वहां के हर एक दोस्त है अपना, उसने उसके कपड़े धो के सूखने के लिए डाल दिए, 12:30 बजे दोपहर के सूखने के लिए डाल दिए। तो आप वही बैठ के मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में बैठ के बताइए कि किस शहर के कपड़े दोनों ने बराबर, तीनों ने 12:30 बजे सुखाने के लिए डाल दिए, तो किस शहर में कपड़े जल्दी सूखेंगे? सोच के बताइए। और क्यों? भोपाल में। सर भोपाल में। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी है। अच्छा, ये सबसे पहली 2-3 स्लाइड आपको याद होगी कि ये श्रीलंका और तिरुवनंतपुरम जो है वो दक्षिण की दिशा में है ना, नीचे है। हाँ। मतलब कर्क रेखा से भी नीचे, विषुववृत्त रेखा से नजदीक कौन है, तिरुवनंतपुरम या भोपाल? भोपाल। हाँ, विषुववृत्त रेखा नीचे है ना, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के हाँ, हाँ। नीचे है। हाँ, और पिछले सेशन में और आज जो हमने रिवीजन की उसमें हमने ये देखा कि
विषुववृत्त रेखा के आसपास जितने भी एरिया है वहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट गिरती है, इसलिए वहां की जलवायु जो होती है वो उष्ण कटिबंध में आती है। इतना कल पिछली बार देखा था। तो अब इसके आगे की बात, अब बताइए शहर भोपाल और तिरुवनंतपुरम, इन दोनों में से कौन सा शहर विषुववृत्त रेखा के नजदीक है? तिरुवनंतपुरम। हाँ, अब मेरा सवाल फिर से वही सवाल है कि तीनों जगह पे जो कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं उनमें से कौन सी जगह पे इस कपड़े जल्दी सूखेंगे? तिरुवनंतपुरम में। गलत, भोपाल में ही सूखेंगे। अब इसीलिए ये दूसरा सेशन है। गलत का मतलब आपकी गलती है ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, जब हम जलवायु की बात करते हैं तो उस जगह के मोटे तौर पे वो कौन से अक्षांश पे है और अक्षांश के हिसाब से साधारणतः वहां की जलवायु कैसी होगी उसका एक अंदाजा बांधते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे घटक होते हैं जिन घटकों की वजह से, जिन कारकों की वजह से, जिन कारणों की वजह से उस जगह का भी जलवायु बदलता है। यही देखने के लिए आपको अभी इस ट्रिप पे लेके जाएंगे और फिर वापस हम ये बताएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तिरुवनंतपुरम, जो हम पहले जलवायु के सेशन में बात की थी कि जो जगह विषुववृत्त रेखा के नजदीक है वहां का तापमान ज्यादा, जो उससे थोड़ा ऊपर है उत्तर दिशा की तरफ उसका कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी तिरुवनंतपुरम में एक ऐसी विशेष बात है कि जिसकी वजह से वहां पे भले ही तापमान ज्यादा हो लेकिन वहां पे कपड़े जल्दी नहीं सूख रहे हैं। वो क्या है हम वहां पे जाके देखेंगे। अभी वो कलर वाला चार्ट निकाल दिया, अभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये देश है और यहाँ पे समंदर दिख रहा है आपको। ये अरेबियन समंदर है, ये बंगाल का उपसागर है, ये नीचे हिंद महासागर है। अब देखते हैं तिरुवनंतपुरम ये है, ये देखो तिरुवनंतपुरम जो विषुववृत्त रेखा के एकदम नजदीक है। पहुंच गए सब लोग तिरुवनंतपुरम? यस सर। हाँ जी। बढ़िया ना, ट्रिप की शुरुआत हो गई है। तो तिरुवनंतपुरम भले ही विषुववृत्त रेखा के नजदीक है भोपाल के मुकाबले, लेकिन यहाँ ने ये अंकल ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं, लुंगी भी है वो भी आधी ये कर ली है, और शर्ट भी नहीं पहना है और सब लोग छाव में बैठे हैं। मतलब यहाँ पे अगर गर्मी होती तो वो इतने खुले मतलब इतने कम कपड़े पहन के रह सकते थे क्या? तो ये क्या कारण होगा, मतलब कितने मतलब सिर्फ बनियान पे या फिर हाफ पैंट पे क्यों है ये सब छोटे बच्चे और ये बड़े लोग, क्या कारण होगा? सर उमस गर्मी के कारण। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि भले ही वहां पे गर्मी ज्यादा है लेकिन उसके साथ उसके बिल्कुल नजदीक में क्या है? समंदर है, बहुत बड़ा समंदर। आप सोचिए, आप वहां पे अभी अभी आप वहां पे पहुंच गए हो, वहां का घर देखिए, ये पूरा जैसा उड़ीसा में होता है, जैसा मिजोरम मेघालय में होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे इस तरह का वो घास का जो चाहिए होते हैं ना स्ट्रॉज, उसकी छत बनती है। मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती होगी। उसी के साथ यहाँ पे अभी 10 जून का दिन है तो गर्मी भी है और उसके साथ थोड़ा चिपचिपा ऐसा माहौल है, मतलब क्या कहते हैं पसीना हो रहा है सबको, इसलिए कम से कम कपड़े पहन के रखे। ठीक है, अब देखते हैं, अब चलते हैं तिरुवनंतपुरम। देख लिया, एक बार फिर से देखिए, तिरुवनंतपुरम बिल्कुल समंदर के किनारे है। यहाँ पे जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी इस समंदर के पानी की भाप होगी और इस पूरी जगह पे उस गर्मी के साथ नमी भी होगी। ओस क्या कहा था आपने, क्या शब्द है वहां पे? ह्यूमिडिटी, उमस। मतलब हवा में गर्मी तो है ही लेकिन उसके साथ हवा में पानी के भाप के भी इतने सारे कण हैं कि अपना खुद का पसीना भी नहीं सूखता है और जो धो के सूखने के लिए डाले हुए कपड़े वो भी नहीं सूख रहे हैं। ठीक है, अब भोपाल में चलते हैं, चले? यस सर। यस सर। ये देखो भोपाल। यहाँ पे भी गर्मी है लेकिन ये अंकल ने तो इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से अपना शर्ट निकाल के पसीना पोंछना शुरू कर दिया।
ये दो दीदी लोग हैं, पूरा एकदम टोपी गॉगल पहन के, और ये भैया लोगों ने कुछ छाता अभी तक कुछ लिया नहीं था, तो एक कपड़ा ऐसा ओढ़ के चल रहे। पीछे वाली भी दीदी एकदम पैक है, रास्ते के ऊपर भीड़ नहीं है, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत कड़ी धूप होगी, है ना। तो ये है अपना भोपाल। अब चलते हैं जरा ठंडी जगह पे, बहुत गर्मी हो गई। ये है शिमला, 10 जून को दोपहर के 12:30 बजे। यहाँ पे थोड़ा फोटो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ही है हमारे पास। वहाँ पे एक चर्च है और एक बढ़िया जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए निकलते हैं। दिन हो, शाम हो, रात हो, पूरे शूज स्वेटर पहन के, टोपी मफलर पहन के लोग घूमते हैं, और फिर भी इतनी भीड़ नहीं है। मतलब वहाँ पे अभी भी इतनी ठंड है। तो ये हो गया अपना शिमला। तो ये जो 3 मार्क्स है, इसको याद कीजिए। पिछली बार हमने देखा था कि जैसे जैसे अक्षांश, थोड़ा माइक प्लीज कंट्रोल कीजिए। रुक्कू जी, माइक प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो जैसे हमने देखा था कि विषुववृत्त रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर की दिशा में जाते हो, जैसे जैसे आप आगे वाले अक्षांश पे जाते हो, वहां पे ठंडी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे देखा हमने कि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया कि जो विषुववृत्त रेखा के आसपास है, तिरुवनंतपुरम, वहां पे गर्मी तो है, लेकिन उसके साथ दूसरे भी कुछ कारक है जिसकी वजह से वहां का जलवायु अलग है। भोपाल का जलवायु अलग और यहाँ का शिमला का अलग। अब ये देखिए, शिमला मतलब ये हिमाचल या उत्तराखंड की पर्वतराजी है। तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग कारक होते हैं, इसके बारे आपके जलवायु के ऊपर प्रभाव करने वाले जो अलग अलग घटक होते हैं। माइक बंद कर दीजिए प्लीज सब लोग। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहाड़ है, लेकिन पहाड़ों में भी एक जैसा वातावरण नहीं होता है। मतलब जैसे जैसे समुद्र की सतह से आप ऊपर ऊपर जाते हैं, समुद्र की सतह मतलब सिर्फ समुद्र के आसपास वाली जगह नहीं, समुद्र से भले आप बहुत दूर है, हिमालय में है, लेकिन फिर भी जब उसकी ऊंचाई नापी जाती है तो वो उसको नापना शुरू करते हैं समुद्र की सतह से। तो आप देखेंगे कि ये जो थोड़े थोड़े दूर दूर घर दिख रहे हैं, ये घर पहाड़ी में ही है, लेकिन ये घर कितने दूर दूर है। यहाँ पे स्टेप्स वाली खेती है, थोड़े से पेड़ है, और बहुत कम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे जैसे अल्टीट्यूड मतलब समुद्र सतह से आपकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अभी फोटो में जितना क्लियर दिख सकता है वो देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आगे जाके ये जंगल खत्म हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पथरीली मतलब पत्थर है, चट्टाने हैं, यहाँ पे घास भी खत्म हो गई इधर। मतलब अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे जिंदगी जो लाइफ है, मतलब मानव है, प्राणी है, वनस्पति, ये जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ऊंचाई पे वो नहीं रह सकते। आपको कारण पता है कि ठंड ज्यादा होती है, पानी नहीं होता है पीने की, पानी की व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पे जितना आप ऊंचा जाते हो वैसे वैसे हवा तरल होती जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और एक ऊंचाई ऐसी आती है कि जिसके ऊपर घास की एक छोटी सी ये भी नहीं आता, घास का एक छोटा सा पेड़ पौधा, क्या कहते हैं, घास की एक पत्ती भी नहीं दिखेगी आपको। उससे भी ऊपर जाते हैं तो आपको साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे, हाँ, साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे आपको वहां पे बर्फ पड़ी हुई दिखती। कितनी भी कड़ी धूप हो यहाँ पे, ये बर्फ वैसी रहेगी, थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन ये ऊंची पर्वत शिखरों के ऊपर बर्फ वैसी होती है। तो अभी हमने 3 कारक देखे कि जैसे जैसे आप विषुववृत्त से उत्तर की दिशा में जाते हो वैसे वैसे अक्षांश बदलता है, वैसे वैसे ठंडी बढ़ती है, मतलब शीत, टेम्परेचर लो होता जाता है। यस वेरी गुड, टेम्परेचर लो होता जाता है। तो वो सिर्फ हो गया अक्षांश की बात नहीं। जब आप समुद्र की सतह से भी ऊपर जाते हो, आप जहाँ पे हैं वहीं पे एक किसी बड़े से बलून में बैठिए और ऊपर जाइए, या फिर एरोप्लेन में जाइए और दरवाजा खोल के देखिए। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मत करना। मतलब जब आप हाइट कितनी भी ऊंचाई पे जाते हो, जैसे जैसे आपका अल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे
टेम्परेचर लो होता जाता है, बहुत ही ठंडा होता जाता है। और वैसे ही ये एक चित्र है, हमारे गौरव सर इसी एरिया में रहते हैं, कितने सौभाग्यशाली है कि वो यहाँ पे रहते हैं। तो उनके गांव का ये फोटो है शायद। तो यहाँ पे एकदम हरा भरा मैदान और खेत है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे बर्फ के पहाड़ है। और इन पहाड़ों में अगर आदमी को रहना है, तो वो जो तिरुवनंतपुरम में जैसे लोग रह रहे थे ना, हाफ पैंट पहन के, लुंगी पहन के, शर्ट नहीं, बनियान नहीं, वैसा आदमी नहीं रह सकता है। इस अगर आपको बर्फीले पहाड़ पे जाना है, तो वहां पे आपका रहन सहन, वहां के कपड़े, वहां की तैयारी सब अलग होगी। तो ये एक जस्ट आपको बताने के लिए कि अल्टीट्यूड, ऊंचाई, समुद्री सतह से आपकी ऊंचाई जब बढ़ती है, तो मानव के रहन सहन, कपड़ों पे के ऊपर कैसा असर पड़ता है। तो जो हमने बात की थी उसके लिए कि किसी भी जगह का मौसम, अगर हमें किसी भी किसी भी जगह के मौसम के बारे में अच्छे से अगर किसी को बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम, हाँ आज सिर्फ ठंडा है या गर्म है, ऐसे एक दो शब्दों से नहीं चलता है। तो उसके लिए मौसम के घटक जो होते हैं, उन सारे घटकों का ध्यान रखते हुए हमें उस मौसम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे अगर तिरुवनंतपुरम का मौसम लेना है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो उस दिन का तापमान क्या है, हवा का दाब, इसका मतलब समुंदर से जमीन की तरफ हवा बह रही है या जमीन से समुंदर की दिशा में जा रही है, ये भी निर्भर करता है दिन का समय या रात का समय है। ये सारा हवा जब एक जगह पे होती है तो उसे हवा कहते हैं। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह हिलने लगती है, हवा में जब गति जब वो दौड़ने लगती है, तो उसको हम हवा नहीं कहते, हवा उसे बहने वाली हवा या उसे पवन कहते हैं। और हवा का दाब जब बदलता है तब पवन होती, मतलब हवा जब कम या ज्यादा होगी, हवा का दाब जब कम या ज्यादा होता है, तो हवा बहना शुरू हो जाता है, ऐसे बहने वाली हवा को हम पवन कहते हैं। फिर तिरुवनंतपुरम का ही उदाहरण लीजिए कि, और भोपाल का, भोपाल में भी जो फोटो दिखाया उस दिन समझिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर था, और उसी दिन तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर दिखाया और फोटो दिखाया उसका तापमान भी 40 डिग्री था। लेकिन कपड़े सूख रहे हैं भोपाल में जल्दी और तिरुवनंतपुरम में नहीं सूख रहे। क्यों? बाकी सब तापमान समान है, लेकिन फर्क किस में है? ये चौथे मुद्दे में, आर्द्रता। समंदर नजदीक होने की वजह से, समुद्र नजदीक है, इसी वजह से हाँ वहाँ नमी बनी हुई है, बनी हुई है, इसलिए भाप के फिर कारण। हाँ भाप के कारण, जो क्योंकि ना कपड़े टेम्परेचर उठ रहा है उससे भाप भी बन रहा है और उससे नमी वातावरण में आ रही है, इसी कारण से वहाँ पे नमी वाली गर्मी ज्यादा होगी। हाँ, और कपड़ों का क्या होगा? मतलब सूखने के लिए डाले हुए कपड़े वो सूख ही नहीं पाएंगे क्योंकि मौसम में भी नमी है और वो ऑलरेडी गीला है कपड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू। और मौसम के बारे थैंक में यू जब सर। आप, यस, मौसम के बारे में बात करते हैं किसी भी जगह के, तो और एक पांचवा और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, वह है वृष्टि। अभी हिमालय में, शिमला में वृष्टि होगी बर्फ के रूप में। कुछ जगह पे ठंडे, इसमें वो ओले पड़ते हैं ना, बर्फ के गोले, उस ओले, बर्फ गिरना या बारिश गिरना, ये सारे वृष्टि के ही प्रकार है। और वो वृष्टि भी आप समुद्री सतह से कितनी ऊंचाई पे है, आजू बाजू जंगल है या नहीं है, समुद्र है, कहाँ पे हो, ऐसे अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर करता है। अब आप में से कोई एक ये मौसम की व्याख्या पढ़ेंगे, एकदम सामान सिंपल व्याख्या है, कौन पढ़ेगा? और नीचे वाले सवाल का जवाब भी दे दीजिए, बहुत आसान है। यस, जागृति जी पढ़िए। जी सर। जी। किसी स्थान के विशिष्ट समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है उसी को हम उस स्थान का मौसम कहते हैं, जैसे ठंडा मौसम, गर्म मौसम, शुष्क मौसम या नम मौसम आदि। जनवरी से दिसंबर अर्थात संपूर्ण वर्ष की कालावधि में सामान्यतः कौन सी ऋतु किस महीने में आती है? हाँ, तो ये सवाल है आपके लिए। आप और आपके एक दो साथी मिलके जल्दी से मुझे रायगढ़ के बारे में बताइए कि साल के कौन से महीने में वहां पे ठंड और बारिश और ये जो सीजन है आपके यहाँ के, वो बताइए। गर्मी के महीने कौन से होते हैं रायगढ़ में? लगभग एक आधा महीना इधर उधर होता है।
सर अप्रैल मई और जून जुलाई। अप्रैल मई जून। अप्रैल में जून। और मार्च? मार्च में सर थोड़ी बहुत, थोड़ी मतलब नॉर्मल गर्मी मतलब हाँ, रहती मतलब है, शुरुआत अभी हो गई, ज्यादा भी शुरुआत नहीं हो होती गई। है, मतलब शुरुआत हो गई है। यस करेक्ट। तो अप्रैल मई जून ये गर्मी के मौसम हो यस गया। सर। उसके बाद बारिश का मौसम जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त और सितंबर। अक्टूबर सब में भी थोड़ी कम हो जाती है बारिश। करेक्ट। एक ऋतु बदल के दूसरी ऋतु शुरू होने के लिए बीच दूसरी वाला एक ऋतु, महीना, हाँ सर, हाँ, वो छोड़ देते हैं। जून जुलाई इसीलिए अगस्त सितंबर वो हो गया। फिर अक्टूबर से ठंड शुरू, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर, फिर जनवरी। जनवरी। फिर फरवरी में ठंड से धीरे धीरे बदल के तापमान वापस वापस से बढ़ेगा। गर्मी की ओर। ये यस सर। हमारे जैसा अभी आजकल का चल रहा है वैसे। वेरी गुड। तो ये अगर आपको लग रहा है, आपको मतलब आपको अकेली को नहीं, अगर बच्चों को आप तो अभी थोड़े सीनियर हो, लेकिन ऐसे लगता है बच्चों को कि आप जहाँ पे रहते हो वहां पे जो तापमान है, वहां पे जो मौसम है, वही मौसम पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पे होगा। लेकिन उनको धीरे धीरे उनके अनुभव के साथ उनको एक्सप्लेन करना होगा कि शायद यही मौसम अभी राजस्थान में नहीं होगा, राजस्थान में कुछ अलग होगा, अभी का तापमान अलग होगा। तो जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था कि आपके यहाँ का मौसम बताओ, तो फिर ये 5 घटक आपको याद रखने हैं। ऐसे नहीं कि जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं वैसे ही बात करनी है, लेकिन जब मौसम की बात करते हैं तो इन 5 चीजों की हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि वृष्टि के बारे में बात करो, आर्द्रता की, पवन की, हवा के दाब की और तापमान की, ऐसे। तो ये हमने मौसम के बारे में देखा। अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग जगह है, उनके मौसम अलग अलग हो सकते हैं। अब अभी हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ भारत का सफर करना है। अभी थोड़ा जल्दी करते, कितना टाइम हुआ है? ओके ठीक है। अभी हमें सिर्फ 3 जगह पे घूमने के लिए जाना है। अभी ये देखिए, जो एक स्लाइड पे दिखाया था मैंने, ये गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए मिजोरम, इन तीनों राज्य से एक रेखा जाती है जो हमारे 5 महत्वपूर्ण अक्षांश है। उन अक्षांश में एक महत्वपूर्ण अक्षांश हमारे भारत देश के बीच में से जाता है। उस अक्षांश का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब दोनों नाम बताओ तो कैसे बाकी सबको भी याद हो जाता है ना, इसलिए पूछा मैंने। ओके, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी गुड। तो हम लोगों ने 3 ऐसे जगह चुनी है, ऐसे शहर चुने हैं कि वो कर्क रेखा पे ही है या फिर उसके आसपास एकदम नजदीक में है। ठीक है। अभी आप देखिए कि एक ही अक्षांश पे लगभग ये तीनों स्थान है, लेकिन फिर भी वहां का जलवायु कितना विभिन्न है। ये गुजरात में है ये जगह। तो इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम है भुज। ठीक है। समंदर के एकदम किनारे, और इधर एकदम भयंकर गर्मी राजस्थान की, और समुद्र का किनारा भी है। तो वहां का कैसा होगा वहां पे जाके देखना पड़ेगा। दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां हम जाके आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जाना पड़ेगा। और तीसरा है ये मिजोरम। मिजोरम राज्य की राजधानी कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। आइजवाल आइजवाल आइजोल। आइजवाल, आइजवाल, हाँ ठीक है। तो ये है हमारे तीनों लोकेशन। अभी हमने दक्षिण से उत्तर का सफर तय किया, अभी हम भारत के पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे। शुरू करें? ये देखिए बराबर अभी सारा वो कलरफुल चित्र निकाल दिया। यहाँ पे बिल्कुल कर्क रेखा के मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके ऊपर ये है भुज, ये है भोपाल, थोड़ा नजदीक है उसके आसपास, और ये है आइजवाल। चलते हैं अभी भुज में। भुज में समुद्र किनारा भी है, कर्क रेखा पे है, और उस तरफ राजस्थान। ये है भुज। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये नमक है, नमक। और मीलों तक आप देखोगे तो एक पेड़ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। तो जमीन का, पृथ्वी के किसी मतलब हमारे देश के पश्चिम दिशा में
समंदर किनारा है, गर्मी बहुत ज्यादा, जमीन की जो क्वालिटी है इतना नमकीन जमीन है, मतलब यहाँ पे जब क्या कहते हैं बारिश के सीजन में पानी आता होगा समंदर का बढ़ते बढ़ते कई 5-50 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है और फिर धीरे धीरे सूखता है, यहाँ पे नमक पड़ता है। तो ऐसी जगह पे कभी कोई पेड़ पौधा उग सकता है क्या? नहीं। तो अलग अलग जगह पे जो जलवायु होता है उसका एक ये भी एक कारक है जो हम लास्ट लिस्ट में देखेंगे। और इस ऐसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास कौन है? जहाज। ये जो जहाज इसका नाम क्या है? कैमल। सर कैमल। अच्छा, सर कैमल। मरुभूमि का जहाज है सर कैमल। कैमल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऊंट। हाँ, यस। और सब लोगों ने पूरे कपड़े ढके हुए हैं, चेहरा भी ढका हुआ है स्कार्फ लगा के, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है। तो भी गर्मी बहुत है तो जल्दी से इधर से भागते हैं। अब जाते हैं भोपाल। भोपाल में वही परिस्थिति है, वही दिन है 10 जून दोपहर के 12:30 बजे, उतनी ही गर्मी है। और अब जाते हैं जरा एकदम सुंदर सी जगह पे, आइजॉल। उसी दिन उसी जगह उसी अक्षांश के ऊपर 3 एकदम विपरीत परिस्थितियां, कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे घास का एक तिनका भी नहीं आ सकता, वहां पे आदमी नहीं रह सकता, वहां पे घर ही नहीं है, पेड़ तो दूर की बात है। दूसरा भोपाल था, वहाँ शहर है बढ़िया सा, जंगल भी है वहां पे, लेकिन गर्मी भी बहुत है। और तीसरा ये आइजॉल उसी अक्षांश पे है, उतनी ही सूरज की रोशनी जितनी भोपाल और इसको मिलती है उतनी आइजॉल को भी मिलती है। लेकिन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, पहाड़ है इसलिए फिर बारिश ज्यादा तो वन ज्यादा, जंगल ज्यादा इसलिए पानी पकड़ के रखा। तो ऐसी सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को अगर हम एक लिस्ट में अगर देखें तो अलग अलग जगह पे, मतलब एक ही अक्षांश के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग ये क्यों होते हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग जलवायु क्यों होते हैं, उसका कारण यहाँ पे हमने आज लगभग इतनी सारी डिस्कशन कर लिया है। हमने जब देखा कि अक्षांशीय स्थान, अभी किस पीछे वाली स्लाइड में देखा, भुज, भोपाल और ये सारे एक ही अक्षांश पे है और 24 घंटे में सूरज के सामने से वो हर रोज जाते हैं, मतलब सबको समान मात्रा की रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सूर्य प्रकाश मिलता है, लेकिन फिर भी वहां की जलवायु कितनी अलग अलग है। वो कारण इसलिए कि समुद्र तल से ऊंचाई, मिजोरम की समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज्यादा है, भोपाल की कम होगी, और भुज तो समुद्र किनारे ही है। दूसरा है समुद्री समीपता मतलब प्रॉक्सिमिटी, कितना क्लोज है। तिरुवनंतपुरम समुद्र से बहुत समीप है, इसलिए तापमान भी ज्यादा लेकिन उतनी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा। ऐसे फिर और बाकी भी चीजें हैं, जैसे सागरीय धारा है, इसके बारे में आज बात नहीं कर पाए क्योंकि ये इस हमारे भारत में इस तरह का अभी ये नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश है कि जिनके आजू बाजू से मतलब दोनों चारों तरफ से समुद्र है, और उनके मतलब जो करंट्स, ओशन करंट्स जिसे कहते हैं, तो समुद्री धाराओं की वजह से एक ठंडी धारा, गर्म धारा अपोजिट दिशा में, विरुद्ध दिशा में जब आती है तो चक्रवात आना वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। पर्वत श्रेणियां जिसकी हमने बात की कि भारत का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंची और लंबी और बड़ी पर्वत श्रेणी हिमालय है। इसकी वजह से हिमालय के नजदीक वाले क्षेत्र, राज्य हिमाचल, ये अपने उत्तराखंड, ये इन सारे राज्यों का जलवायु, और दक्षिण के राज्य है या पश्चिम के राजस्थान, गुजरात, इनका जलवायु बिल्कुल ही अलग है क्योंकि पर्वत श्रेणियां। फिर एक लास्ट, सेकंड लास्ट है भूमि के प्रकार। भुज में हमने देखा कि जमीन मतलब पानी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो खारा पानी है, नमकीन पानी है, तो फिर वहां पे तो कुछ होगा नहीं। तो ये, और आखिरी है स्थानीय हवाएं। तो आजू बाजू पानी, पर्वत श्रृंखला, इनकी वजह से हवा की दिशा भी निश्चित होती है हर एक जगह की। आप कभी भी जाओ तो आपको उस समय, उस मौसम में उसी दिशा में हवा बहती हुई मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कारक मिलके किसी एक जगह का, एक स्थान का, मतलब एक स्थान मतलब एक छोटा सा शहर नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक बड़े आकार का एक राज्य हो या फिर एक
इलाका, बड़ा इलाके की जलवायु निर्धारित करते हैं। तो आखिरी मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कि ये जो जलवायु के बारे में लिखा गया है ये कौन पढ़ेगा? सर मैं जी बिल्कुल, पढ़िए। प्रत्येक ऋतु की विशिष्ट कालावधि होती है। वर्ष के लगभग उसी कालखंड में हम इन ऋतुओं का अनुभव करते हैं। मौसम की दीर्घकालीन औसत स्थिति ही उस प्रदेश की जलवायु कहलाती है। जैसे शीत और शुष्क जलवायु, गर्म और नम अर्थात अथवा गर्म और शुष्क जलवायु। वेरी गुड। जलवायु में होने वाले परिवर्तन दीर्घकाल के बाद होते हैं और वे सहजता से अनुभव नहीं होते। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक: नंबर 1 अक्षांशीय स्थान, नंबर 2 समुद्र तल से ऊंचाई, नंबर 3 समुद्री समीपता, नंबर 4 सागरीय धाराएं, नंबर 5 पर्वत श्रेणियां, नंबर 6 भूमि के प्रकार और नंबर 7 स्थानीय हवाएं। वाह, देखिए शकुंतला जी, और आप सबके लिए मेरी तरफ से ये है हिंदी में लिखा हुआ थैंक यू, मतलब धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं मेरी आज की बात समाप्त करता हूँ। अभी आप में से किसी को अगर कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए। और आखिरी एक वाक्य कि आप लोगों ने इतनी देर तक कंप्लीटली पूरे सब लोग हैं इतनी देर तक सुना और इसमें इंटरेस्ट लिया और बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी तरफ से बात खत्म, आपसे शुरू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर मेरा एक सवाल तो नहीं, सजेशन जरूर है। जी बोलिए बोलिए। सर नेक्स्ट जैसे आप अपने इस सेशन का फर्स्ट सेशन जो हुआ था इस टॉपिक पे वो जनवरी में हुआ था सर, और अभी मार्च हो गया, तो इतना गैप में सर थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है बच्चों का। तो अगर मंथ में अगर 2 बार भी ये सेशन चले तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि अगर हर 15 दिन में अगर एक सेशन हो रहा है तो क्या है थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा बच्चों का और थोड़ा और सीखने के लिए वो शायद ज्यादा प्रिपेयर रहेंगे। जी हाथ जोड़ के धन्यवाद आपका कि वैसे तो ये सेशन फरवरी में होना था, लेकिन कुछ कुछ कामों की वजह से जो हमारी तरफ से गलतियां हैं हम इसको सुधारेंगे और बहुत ही जल्दी, और महीने में 2 बार। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सजेशन भी दिए फीडबैक फॉर्म में वो भी वैसे ही है कि महीने में 2 बार कम से कम होना चाहिए। अभी कब हो गया कि नहीं बस करो। कोई कह रहा है कि नया जल्दी जल्दी बताओ तो जरूर जरूर करेंगे। थैंक यू। क्योंकि ऐसा टॉपिक बार बार अब बच्चे अभी क्या है स्कूल भी नहीं जा रहे हैं तो उनको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा, और स्कूल में पढ़ना होता है वो अभी, और इस वजह से अभी स्कूल भी बंद है। बच्चों को कुछ नया सीखने मिल रहा है तो उनको इंटरेस्ट भी आता है सर कि हाँ नया टॉपिक पे आ रहा है तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज नई चीजों के बारे में पढ़ने मिलेगा, देखने मिलेगा, तो इसमें उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सलाम है आपको, धन्यवाद करते हैं। सर सलाम मत बोलिए। आपको थैंक यू सर, आप इतना करते हैं सबके लिए, इसी के लिए आपको हम थैंक नहीं यू। करते, हम सब लोग मिलके करते हैं, सब लोगों का सपोर्ट होता है इसलिए करते हैं। हाँ जी सर। सर नेक्स्ट सेशन कब लेंगे फिर? अभी गौरव सर और तीसरा सेशन तो हमारा लगभग तैयार है, और अगर 1 हफ्ते की मोहलत देंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा। बाकी मेरा बाकी हाँ, मैं एक बाकी सवाल मैं सारे पार्टी निनाद जी थे, अगर आपकी इजाजत हो तो सारे पार्टिसिपेंट को एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, इजाजत क्या है। मतलब सारे जो पार्टिसिपेंट है वो बताए कि अभी अमेरिका जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, राइट? बराबर ना? जी। और वहां पे ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है? हाँ हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मौसम चल रहा होगा? मैप दिखा सकते हैं क्या जो हमने पहले दिखाया था? बिल्कुल।
शायद गर्मी। इस मैप में अमेरिका नहीं दिख रहा है। इस मैप में अमेरिका, उत्तर अमेरिका दिख रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये उत्तर अमेरिका ये वाला, और यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर। अंदाजा बता सकते हो? कोई नहीं। ताई शायद गर्मी, ऐसा उत्तर है। हाँ बराबर है। यस। किसने उत्तर दिया? पिंकी जी। बराबर है, बराबर, समझ गए आप। इसका कारण क्या है? पृथ्वी का अक्ष या और कुछ? पृथ्वी का अक्ष कितने कोण से झुका हुआ है? साढ़े 23। बराबर, एकदम बराबर। वेरी गुड। नीनाद सर आप बताइए इसका बिल्कुल। क्या? इसको ताई, जो पहला हमारा सेशन जलवायु के बारे में, दूसरा भारत के विभिन्न जलवायु और मौसम। अब जो नेक्स्ट सेशन है हमारा तीसरा, वो बिल्कुल सीजन्स के ऊपर ही है, ऋतु और ऋतु परिवर्तन। 23.5 डिग्री अक्ष और वो जो प्रतल है सूर्य का, सूर्य से इर्द गिर्द कक्षा में जो पृथ्वी घूमती है, वो प्रतल, उसके साथ 23.5 कहाँ से कहाँ तक और क्यों, ये उसी सेशन के लिए हम आगे जाएंगे इसको लेके। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू ताई। ओके, थैंक यू सर, काफी अच्छा रहा। और आज बच्चों की संख्या डिस्कस करने में और बढ़ रही थी, तो ये एक हमारे लिए अच्छा है। और सजेशन भी आए थे, तो हम कोशिश नहीं, हम करेंगे ही, हर महीने 2 वेबिनार करेंगे। और उनके टॉपिक्स, जैसे अभी निनाद सर ने बताया है कि अगला सीजन के ऊपर होगा, उसके बाद हम मार्च में ही एक दूसरा मजेदार वेबिनार करेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि अभी किसी के सवाल नहीं है। अगर किसी के सवाल हैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारी रायगढ़ टीम है वहाँ पे, तो टीम के साथ, जिसमें राजेंद्र हैं, अमित हैं, जय हैं, तो इनको भी आप सवाल लिख के भेज सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम आप उन सभी सवालों के जवाब जो हैं हम आप तक पहुंचाएं। और अगर अभी नहीं पहुंचा पाए, तो जब अगला वेबिनार होगा तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत 10 मिनट उसके डिस्कशन के लिए ले सकते हैं। तो अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर ये सेशन यहीं पे रोकेंगे। तो किसी के सवाल है तो जरूर पूछिए, आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, मुझे लगता है किसी के सवाल नहीं है, तो निनाद सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम कॉल यहीं पे रोकें। जी बिल्कुल। मेरी रोहन, आपको कुछ चैट करना है? नहीं करो जी, ओके। तो सभी का शुक्रिया, आप सभी ने समय निकाला और अच्छे से इस सेशन में प्रतिभाग किया, और सवाल भी पूछे, जवाब भी दिए, सजेशन भी दिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, और पता ही नहीं चला कि हमें पूरा समय कब गया, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में घूम के आए, वहाँ पे जो सवाल थे उनके जवाब सोचे, सवाल के जवाब दिए, तो समय का यहाँ पे हमें पता ही नहीं चला। तो हम अगली बार फिर से मिलेंगे, जल्दी आपको सूचना देंगे कि हम कब मिलेंगे, और कोशिश करते हैं कि हम 10 मार्च से 20 मार्च के बीच फिर से आप लोगों के साथ कुछ नई चीजें लेके आए। तो सभी का शुक्रिया, थैंक यू, फिर जल्दी मिलते हैं। रायगढ़ टीम का स्पेशल शुक्रिया, स्पेशल धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर जी। बाय सर। बाय बाय बाय।